नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का लेक्चर नंबर 29 है, जो कि बेस्ड है द प्रेसिडेंट पर। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है, तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखें, जिससे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप काफ़ी इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाएं। इसी उम्मीद के साथ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल है। आपके ऑप्शन हैं ए, ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। बी, ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। सी, ऑल द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य। डी, ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। या ई, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से लोग आते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो देखो, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, उसके साथ साथ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट इंक्लूडिंग नेशनल कैपिटल टेरिटरीज ऑफ इंडिया एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी, सॉरी, इंक्लूडिंग नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी। ठीक है, और इसको कब ऐड किया गया था, जो 70वां अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, उसमें ही जो एनसीआर, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली और यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी को भी शामिल किया गया था। तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। आपके ऑप्शन हैं ए, इलेक्शन ऑफ द सक्सेसर मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द इंक्यूबेंट प्रेसिडेंट, उत्तराधिकारी का चुनाव मौजूदा राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से पहले होना चाहिए। बी, द प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर अपॉन हिज ऑफिस, राष्ट्रपति अपने पद पर प्रवेश करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। C, on the expiration of his term, he continued to hold office until his successor enter upon his office, अपने कार्यकाल की समाप्ति पर वह तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी उसके कार्यकाल में प्रवेश नहीं कर लेता। D, president's election may be postponed on the ground that the electoral college is incomplete, राष्ट्रपति का चुनाव इस आधार पर स्थगित किया जा सकता है कि निर्वाचक मंडल अभी अधूरा है। तो इसमें से कौन सा जो है सही नहीं हमें बताना है राष्ट्रपति के चुनाव में, नॉट करेक्ट रिगार्डिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें ऑप्शन डी होगा, जो कि गलत है कि प्रेसिडेंट इलेक्शन में बी पोस्टपोन ऑन द ग्राउंड दैट द इलेक्टोरल कॉलेज इज इनकम्प्लीट। ये गलत इलेक्शन है, क्योंकि प्रेसिडेंट इलेक्शन कैन नॉट बी पोस्टपोन ऑन द ग्राउंड दैट इलेक्टोरल कॉलेज इज इनकम्प्लीट। ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्टोरल नीडेड टू बी प्रपोजर ऑफ द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इज, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का प्रस्तावक बनने के लिए आवश्यक निर्वाचकों की न्यूनतम संख्या कितनी है। आपके ऑप्शन है ए, 10 इलेक्टोरल, बी 20 इलेक्टोरल, सी 5 इलेक्टोरल या डी 50 इलेक्टोरल। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन
डी 50 इलेक्टोरल, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? 50 इलेक्टोरल, ठीक है। तो हमें जब प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें 50 इलेक्टोरल और की जरूरत पड़ती है और 50 प्रपोजर्स की भी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया। फर्स्ट, the value of the vote of an elected member of legislative assembly equals state population divided by number of elected member of the state assembly into 100. Second, the value of the vote of an elected member of parliament equal to the total value of the voter of the all elected MLAs divided by total number of elected MPs. Third, there were more than 5,000 voters in the latest election. Which of these statement is are correct? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में पहला, विधानसभा के एक निर्वाचित सदस्य के वोट का मूल्य राज्य की जनसंख्या को राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 100 से विभाजित करने के बराबर होता है। दूसरा, एक निर्वाचित संसद सदस्य के वोट का मूल्य सभी निर्वाचित विधायकों के वोटों के कुल मूल्य को निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या से विभाजित करने के बराबर होता है। और नवीनतम चुनाव में 5,000 से अधिक मतदाता थे। इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो? ये बहुत ही सटीक क्वेश्चन है और इसको आपको याद करना पड़ेगा कि उनकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, देखिए जो दूसरा स्टेटमेंट है, द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इक्वल टू द टोटल वैल्यू ऑफ द वोटर ऑफ ऑल इलेक्टेड एमएलएस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज। ये सही स्टेटमेंट है। तो दूसरा स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2, बी। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? बी, ओनली 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। Second, the value of the vote of MPs of the Lok Sabha is more than the value of the vote of MPs of the Rajya Sabha. Which of the statement given is are correct? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट, प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। सेकंड, लोकसभा के सांसदों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सांसदों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो जो पहला स्टेटमेंट है, द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है कि द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपीज ऑफ द लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपीज ऑफ द राज्यसभा, ये गलत स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, ठीक है, वन ओनली। तो वन ओनली किस में है? ऑप्शन ए में है। तो ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया इज नॉट एलिजिबल टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इफ। भारत में किसी राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र नहीं है यदि ए, ही इज अ कैंडिडेट, वह एक उम्मीदवार है। बी, ही इज yet to prove his majority on the floor of the lower house of the state legislature, उन्हें राज्य विधान मंडल के निचले सदन में अपना बहुमत स्थापित करना है। सी, ही इज अ मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, वह राज्य विधान मंडल के उच्च सदन का सदस्य है। डी, ही इज अ मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, वह राज्य विधान मंडल के निचले सदन का सदस्य है। तो छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ही इज मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो वो क्या होगा? वो एलिजिबल नहीं होगा वोटिंग ऑफ द प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है।
अगर वो मेंबर है अपर हाउस के, स्टेट के अपर हाउस का मेंबर है, तो वो मुख्यमंत्री है वो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकता है अपना, ठीक है। If chief minister of a state is a member of upper house of a state, he is not entitled to vote in the election of the president. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, in the presidential election in India, every elected member of the legislative assembly of a state shall have a many vote as there are multiple of 1000 in the quotient obtained by dividing the population of the state by the total number of the elected member of the assembly. At present 1997, the expression population here means the population as ascertained by the। भारत में राष्ट्रपति चुनाव में किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के पास उतने ही वोट होंगे जितने राज्य की जनसंख्या को निर्वाचितों की कुल संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त भागफल में 1000 के गुणज हो सभा के सदस्य में, जैसा कि वर्तमान 1957 में है। यह अभिव्यक्ति जनसंख्या का अर्थ जनसंख्या द्वारा सुनिश्चित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं 1991 सेंसस, बी 1981 सेंसस, सी 1971 सेंसस या डी 1961 सेंसस। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1971 सेंसस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द कैंडिडेट ऑफ प्रेसिडेंट? निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? कैंडिडेचर ऑफ प्रेसिडेंट। आपके ऑप्शन हैं ए कंप्लीशन ऑफ 35 ईयर, बी एजुकेटेड, सी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, डी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एजुकेटेड। तो कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है प्रेसिडेंट के लिए? ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बी ही हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर, और सी ही इज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ। सेकंड, he should have completed the age of 35. Third, he should be qualified for election as a member of parliament. Which of these statement are correct? भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वह जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसे 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए। तीसरा, वह सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा जो दूसरा स्टेटमेंट है कि ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बाकी जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हैं वो गलत है, ठीक है। क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है कि ही इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, सेकंड हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर, और तीसरा इज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, मतलब लोकसभा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ए स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट बट। एक संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति के रूप में चुना जा सकता है, लेकिन ए ही विल हैव टू रिजाइन फ्रॉम हिज सीट बिफोर कंटेस्टिंग द इलेक्शन। चुनाव लड़ने से पहले उन्हें अपनी सीट से इस्तीफा देना होगा। बी ही विल हैव टू रिलिंक्विश हिज सीट विद इन 6 मंथ ऑफ हिज इलेक्शन। उन्हें अपने चुनाव के 6 महीने के भीतर अपनी सीट छोड़नी होगी। सी ही विल हैव टू रिलिंक्विश हिज सीट एज सून एज ही इलेक्टेड। निर्वाचित होते ही उन्हें अपनी सीट छोड़नी होगी। डी एन एमपी कैन कंटेस्ट बट एन एमएलए। एक सांसद चुनाव लड़ सकता है लेकिन एक विधायक नहीं। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ही विल हैव टू रिलिंक्विश हिज सीट एज सून एज ही इज इलेक्टेड। जैसे ही वो इलेक्ट होता है उसके बाद ही उसे अपनी सीट छोड़नी होती है, ठीक है। तो 10वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन
सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर री इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पद के लिए पुनः चुनाव के लिए पात्रता शर्तें निर्धारित करता है? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 52, बी आर्टिकल 54, सी आर्टिकल 55 या डी आर्टिकल 57। 11th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आर्टिकल 57। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इट कैन बी रेफर टू। यदि राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में कोई विवाद हो तो इसका उल्लेख किया जा सकता है। आपके ऑप्शंस हैं ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बी पार्लियामेंट, सी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या डी नन ऑफ दीज। तो किस कहाँ पर रेफर किया जाता है अगर कोई डिस्प्यूट होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट वॉज अपीयर्ड बिफोर सुप्रीम कोर्ट व्हेन सुप्रीम कोर्ट वॉज हियरिंग इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ द प्रेसिडेंट? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ था जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के चुनाव विवाद की सुनवाई कर रहा था? आपके ऑप्शन हैं ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी वीवी गिरी, सी फरुखुद्दीन अली अहमद, डी नीलम संजीव रेड्डी, ई ज्ञानी जैल सिंह। तो इसमें से 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी वीवी गिरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, द प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम डेट ऑन। राष्ट्रपति आज से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहता है। आपके ऑप्शन है ए विच ही शी इज इलेक्टेड, बी विच इज डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट, सी विच ही एंटर्ड अपॉन हिज ऑफिस होल्ड हिज ऑफिस, डी विच इज डिसाइडेड बाय इलेक्शन कमीशन। तो इस आपको बताना है कि कब से जो प्रेसिडेंट है वो अपनी टर्म्स ऑफ ऑफिस को स्टार्ट करता है, ये बताना है आपको इस क्वेश्चन में। 14वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? विच ही एंटर्ड अपॉन हिज ऑफिस और होल्ड हिज ऑफिस, तब से उसका 5 साल तक का कार्यकाल स्टार्ट हो जाता है। तो 14वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, हु टू whom डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस हिज रेजिग्नेशन? भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित करते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए स्पीकर ऑफ द लोकसभा, बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या डी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, टू whom डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन? भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए लोकसभा अध्यक्ष, बी भारत के उपराष्ट्रपति, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश या डी भारत के प्रधानमंत्री। तो बताइए 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट बाय। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। आपके ऑप्शन है ए द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बी लोकसभा, सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डी पार्लियामेंट। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, ये बताना है इस क्वेश्चन में। 17वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में ही महाभियोग की प्रक्रिया को स्टार्ट की जाती है और भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट बी इम्पीच्ड? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 356, बी आर्टिकल 76, सी आर्टिकल 76 और डी आर्टिकल 61।
तो किस आर्टिकल के थ्रू राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 61 ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इम्पीचमेंट प्रोसेस अगेंस्ट द इंडियन प्रेसिडेंट? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए आर्टिकल 39, बी आर्टिकल 60, सी आर्टिकल 61 या डी नन ऑफ द अबव। 19वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आर्टिकल 61। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट वॉज हैज बीन ले डाउन? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 53, बी आर्टिकल 61, सी आर्टिकल 74 या डी आर्टिकल 13। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आर्टिकल 61। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म? भारत के राष्ट्रपति को कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी पद से हटाया जा सकता है। आपके ऑप्शन हैं, वो रीजन है कि कैसे हटाया जा सकता है। ए बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द पावर, बी बाय द प्राइम मिनिस्टर, सी थ्रू इम्पीचमेंट या डी थ्रू ट्रायल बाय कोर्ट। तो हम लोग भारत के राष्ट्रपति को कैसे हटा सकते हैं, ये बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 थ्रू इम्पीचमेंट या महाभियोग की प्रक्रिया को स्टार्ट करके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, बाय विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट इम्पीचमेंट में बी इम्पोज्ड ऑन प्रेसिडेंट? संसद के किस सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? आपके ऑप्शन है ए हाउस ऑफ पीपल, बी काउंसिल ऑफ स्टेट, सी बाय एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट या डी नन ऑफ द अबव। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बाय एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। हम किसी भी पार्लियामेंट के, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, वहां से इम्पीचमेंट प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू इनिशिएट द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किसके पास भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव शुरू करने की शक्ति है? आपके ऑप्शन हैं ए बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बी लोकसभा, सी राज्यसभा या डी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 24, द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बाय? राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने के आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है। आपके ऑप्शन हैं ए द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी द स्पीकर ऑफ द लोकसभा या डी द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। 24 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। कहीं से भी हम इम्पीचमेंट प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, at least how many days of prior notice is required for the impeachment of the president of India? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है? आपके ऑप्शन हैं ए 7 डेज, बी 14 डेज, सी 21 डेज या डी 30 डेज। तो 25वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 14 डेज। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कर्मवीर ICS को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।